तो एक बहुत खतरनाक लड़की जिसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी में उसका ही भाई रहा करता है जिसको सिगरेट पीने की काफी ज्यादा चुल होती है। अचानक से उस लड़की को एक मिशन दिया जाता है कि उसे एक सीरम को चुराना है जो कि लोगों को इंसानों से मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। पर उस सीरम का असर धीरे धीरे उसी लड़की के ऊपर होने लगता है और अब वो अपनी जान को कैसे बचाएगी इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा हमें इस कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग नो नाम के एक साइंटिस्ट को चोई नाम के एक बंदे से कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। उस दौरान हम लोग ये बात जान पाते हैं कि चोई और नो के लोग मिलकर एक लैब में एक बायोकेमिकल वेपन बना रहे थे जिसके बारे में अचानक से अमेरिकन को पता चल गया था और उनके एजेंट्स ने उस जगह पर हमला कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह का बायोकेमिकल वेपन बनाना पूरी तरह से इलीगल है और बाकी सारी सुपर पावर कंट्रीज भी यही चाहती हैं कि वो लोग हमेशा ही अपने पास बायोकेमिकल वेपन्स को रखकर खुद ही दुनिया की सुपर पावर्स बने रहे। उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम टायरेंट था और प्रोफेसर जोनस और उनकी टीम मिलकर उसके ऊपर वर्क कर रही थी। नोह को अभी के लिए बस इसी बात का डर था कि बेशक से सभी लोग पकड़े गए हों और कहीं न कहीं डॉक्टर जोनस ने अपने पास अभी भी टायरेंट का एक सैंपल रखा ही होगा और इफ अगर वो टायरेंट का प्रोजेक्ट सभी लोगों के सामने आ जाता तो चोई और साथ ही नोह भी बहुत बुरी तरह से फंसते और लोग उस टायरेंट प्रोजेक्ट का गलत तरह से इस्तेमाल भी करते। पर सबसे ज्यादा डर नोह और चोई को इस बात का था कि अगर टायरेंट प्रोजेक्ट की सच्चाई सब लोगों के सामने आ गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए चो हुआंग नाम की एक औरत के पास जाता है जिसके पास पहले के समय पर काफी सारे एजेंट्स हुआ करते थे जो बहुत आसानी से किसी भी मिशन को अंजाम दे दिया करते थे। और हुआंग के सभी जासूसों को किसी ने बहुत बेरहमी के साथ जान से मार दिया था और किसी को भी नहीं पता था कि ये काम किसने करा। वो लोग अभी के लिए हुआंग के पीछे भी पड़े हुए थे और वो उसे भी जान से मारना चाहते थे, इसीलिए वो अभी चोई का काम करने से साफ इनकार कर देती है। पर उसकी नजर में जे योंग नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत आराम से चोई का काम कर सकती थी और अभी के लिए हुआंग ने चोई को एक फाइल भी दे दी थी जिसमें पेरेंट प्रोजेक्ट के लास्ट सैंपल को कुछ लोगों के द्वारा हाई सिक्योरिटी में कहीं पर ट्रांसफर करा जाने वाला था और उसके बारे में उस फाइल में सारी डिटेल्स थी। वो फाइल लेने के बाद चोई जे योंग के बारे में सोचने लग गया था और कहीं न कहीं वो जे योंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी था और उसका मेन रीजन यही था कि जे योंग काफी ज्यादा सरपीरी थी और उसे स्पिलिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसकी स्पिलिट पर्सनैलिटी में उसका ट्विन ब्रदर ही दिखाई देता था जिसको सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा तलब मस्ती थी और क्योंकि जे योंग के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था इसीलिए चोई भी इस काम को जे योंग के थ्रू करवाने के लिए मान जाता है। और हमें ये बात भी पता चलती है कि बेशक से टायरेंट प्रोजेक्ट को अमेरिकन एजेंसी के द्वारा बंद कर दिया गया हो पर चोई चाहता है कि वो अभी भी टायरेंट प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखे। अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखती हैं कि जब हुआंग अपने घर में बैठी होती है और चोई वहाँ से चला जाता है तो उस जगह पर एनआईए के काफी सारे एजेंट आते हैं और तुरंत ही वो हुआंग को जान से मार देते हैं। उन एजेंट्स को पॉल नाम के एक डिटेक्टिव ने भेजा था जो कि सभी स्पाई को जान से मरवाना चाहता था जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। अगले सीन में हम लोग जे योंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के फ्यूनरल में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में काफी सारी अजीबोगरीब चीजें चल रही थी और वहाँ पर बैठकर वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि अपने ट्विन ब्रदर की पर्सनैलिटी से बातें कर रही थी। उस दौरान हम लोग जे योंग और उसके भाई की बातों से जान पाते हैं कि असल में जे योंग को उसके पिता की लाश एक गाड़ी की डिग्गी में मिली थी जिनकी बॉडी के कुछ लोगों ने काफी सारे टुकड़े कर दिए थे और उन्हें उस गाड़ी में डाल दिया था। अगर उनके हाथ में एक टैटू का निशान नहीं होता तो शायद जे योंग उनकी बॉडी को पहचान भी नहीं पाती। अब वैसे जे योंग को अपने पिता की मौत का दुख था तो पर कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि उसके पिता जिस रास्ते पर चल रहे थे उनके साथ कभी न कभी ये चीज हो सकती थी। पर सबसे ज्यादा बेकार बात ये थी कि उनके साथ ये सारी चीजें तब हुई जब उन्होंने सारे गलत कामों को छोड़ दिया था और डिसाइड करा था कि वो लोग साउथ ईस्ट एशिया में जाकर वहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा क्लब खोलेंगे और बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ लाइफ को जिएंगे। खैर अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर मो योंग नाम का एक और बंदा आया हुआ था जिसे चोई के ही मैनेजर ने हायर करके भेजा था ताकि वो यहाँ पर आकर जे योंग से मिशन करने के लिए बात कर सके। तब सबसे पहले मो योंग
योंग जे योंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो कि उसका ही था। वहाँ पर जाने के बाद वो जे योंग को काफी सारे नूडल्स खिला रहा था और उस दौरान आसपास काफी सारे थग्स बैठे हुए थे जो कि मो योंग के ही आदमी थे, और उसके बावजूद भी जे योंग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस मजे से लगातार नूडल्स को खाती रहती है। उस दौरान मो योंग उसको बताता है कि असल में स्वीडन से एक हैंडक्राफ्टेड लॉकर एक ट्रक में हाई सिक्योरिटी के साथ कहीं पर लेकर जाया जा रहा है और उन लोगों को उस लॉकर को चुराना है, जिसको खोलने का काम या तो जे योंग कर सकती थी या फिर उसके फादर। तब मो योंग ने जे योंग के सामने इस मिशन का एडवांस भी रख दिया था। जे योंग पहले तो उसकी इस मिशन के बारे में सुन रही होती है, पर अचानक से ही उसकी बॉडी के ऊपर उसके भाई का कंट्रोल आ जाता है जो कि इस मिशन को करने से साफ इनकार कर देता है। जो बात सुनने के बाद मो योंग के सारे आदमी तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, पर मो योंग इस बात को समझ जाता है कि जे योंग के ऊपर अब उसके भाई का कंट्रोल है, इसीलिए सबसे पहले तो वो उसकी सिगरेट को जलाता है और बाद में वो उसे और ज्यादा पैसों का लालच देकर इस मिशन को करवाने के लिए मना लेता है। जिस ट्रक से उन्हें उस लॉकर को चुराना था जिसमें टायरेंट प्रोजेक्ट की शीशी होने वाली थी, उसके आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती, इसीलिए उन्हें सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने काम को खत्म करना था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधा मिशन वाले दिन पर आता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जे योंग ने मो योंग के साथियों के साथ मिलकर बड़े आराम से ट्रक में से वो लॉकर चुरा लिया था और वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को जान से मार दिया था। अब वैसे तो जे योंग ने अपनी तरफ से मिशन पूरी तरह खत्म कर दिया था, पर यहाँ पर अभी मो योंग का मिशन खत्म नहीं हुआ था। उसे पहले ही चोई के मैनेजर ने बोला हुआ था कि मो योंग को अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ना, और इसका मतलब साफ था कि मो योंग को जे योंग को भी जान से मारना था। यही सोचते हुए मो योंग जे योंग को बहुत बुरी तरह से पिटवाने के बाद ब्रिज से नीचे फेंक देता है, पर ब्रिज से नीचे गिरने के बाद जब जे योंग पानी में गिरती है तो वो किस्मत से बहकर कोने पर आ जाती है। उसकी जान किसी तरह से बच गई थी और अभी के लिए उसकी बॉडी के ऊपर उसके भाई का कंट्रोल था। उसे सिगरेट पीने की काफी ज्यादा तलब मच रही होती है और उसके पास सिगरेट नहीं थी। वो जल्दी से अपनी जेब को टटोलता है और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि जे योंग ने नीचे गिरने से पहले ही उस बॉक्स में से टैरेंट के सैंपल को चुरा लिया था, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि उस टैरेंट के सैंपल से क्या हो सकता है। अभी के लिए जे योंग काफी ज्यादा घायल भी थी। वो चलते हुए उस जंगल टाइप एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और वहाँ पर से निकलने के लिए ना तो कोई गाड़ी मौजूद थी और ना ही कैब जिसकी मदद से जल्दी से शहर तक पहुँचा जा सके। पास में ही हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसे दो चोर अपने साथ उठाकर इस जंगल में ले आए थे ताकि वो उसके पैसे छीन सके और बाद में उसका रेप करके उसे जान से मार सके। वैसे तो वो औरत उन्हें सारे पैसे दे चुकी थी, पर उसके बावजूद भी वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे और उसे जान से मार देना चाहते थे। तब उनमें से एक आदमी बाहर सुसु करने के लिए जाता है और अचानक से जे योंग की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस दौरान वो आदमी सिगरेट पी रहा था और जे योंग के भाई को सिगरेट की तलब तो मची ही हुई थी, इसीलिए वो उस आदमी के पास चली जाती है। गाड़ी के पास जाने पर जब जे योंग गाड़ी के नजारे को देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है। उस दौरान उस आदमी के हाथ से वो सिगरेट भी छूट गई थी। तब जे योंग सबसे पहले तो सिगरेट को उठाती है, एक दो पफ मारती है और बाद में वो उस आदमी के चेहरे को पकड़कर गाड़ी के विंडशील्ड पर दे मारती है, जिससे गाड़ी के अंदर उस औरत के साथ जबरदस्ती करने वाला आदमी काफी ज्यादा डर गया था। और जैसे ही वो बाहर आता है वैसे ही जे योंग सबसे पहले गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उस दौरान गाड़ी में बैठी औरत काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिससे जे योंग का भाई एक हीरो बनने का डिसाइड करता है और उस औरत का बदला लेने के लिए वो उन दोनों आदमी के ऊपर गाड़ी को चढ़ाकर उन्हें जान से मार देता है। तब जे योंग की ये हरकत देखकर वो औरत काफी ज्यादा डर गई थी और उसे समझ में आ गया था कि जिसने उसकी जान बचाई है वो तो उन दो आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो जे योंग के रोकने के बावजूद भी उस जगह से पैदल ही भागने लगती है। और वहाँ पर से सीन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर साफ पर आता है, जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि एक तो उनके हाथ से टैरेंट प्रोजेक्ट चोरी हो गया था और उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा डर था कि अगर इस मिशन में काम कर रहे एजेंट पॉल को इस बारे में पता चले
चलेगा तो वो अमेरिकन एजेंसी को इन लोगों के बारे में बता देगा, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि डायरेक्टर सॉ भी चोई के साथ मिले हुए थे और पेरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर वो भी वर्क कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा इशू था कि चोई को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करा जा सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करा जाता तो चोई डायरेक्टर सॉ के खिलाफ भी अपना मुंह खोल देता और अमेरिकन एजेंसी डायरेक्टर सॉ को भी गिरफ्तार कर लेती। वहीं हम लोग चोई की मैनेजर को देखती हैं, जिससे मो योंग ने मिलकर उसे वो वॉल्ट दे दिया था जिसके अंदर टेरेंट प्रोजेक्ट का सैंपल था। इस बारे में जैसे ही चोई को पता चलता है तो वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है कि वो मो योंग और उस मिशन में काम कर रहे सभी लोगों को भी जान से मार दे। और ऐसा चोई इसीलिए कर रहा था ताकि उसके खिलाफ आगे कोई गवाही देने के लिए सबूत ही ना हो और गवर्नमेंट उसको 1 इंच भी टच ना कर पाए। चोई अभी के लिए खुद भी प्रोफेसर नो से मिलने के लिए आया हुआ था और अभी के लिए वो प्रोफेसर नो को अपने साथ अपने सेफ प्लेस पर लेकर जाने लगता है, जहाँ पर उसने डॉक्टर जोनस और बाकी सारे लोगों को भी छुपा कर रखा था। वहीं फिलीपींस में पॉल अपने कुछ साथियों के साथ आया हुआ था ताकि वो टेरेंट प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा चीजें जान सके। वहाँ पर असल में एक एजेंट छुपा हुआ था जिसे टेरेंट प्रोजेक्ट के बारे में खबर हो सकती थी। उस एजेंट के पास से पॉल को बस टेरेंट प्रोजेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट वीडियो मिलता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। पॉल के बगल में ही हम लोग उसके राइट हैंड मैन को देख पाते हैं, क्योंकि वही आदमी था जिसने हुआंग की भी जान ली थी। और वो एजेंट तो पॉल को उस टेरेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था, जिससे पॉल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों से बोलकर उस एजेंट का गला कटवाकर उसके हेडक्वार्टर में भिजवा देता है। और इसका मतलब साफ था कि हुआंग के भी सभी साथियों की जान किसी और ने नहीं बल्कि पॉल के ही साथियों ने ली थी। पॉल अभी के लिए अपने साथियों के साथ कोरिया में जा रहा था ताकि वो टेरेंट प्रोजेक्ट के आखिरी सैंपल को ढूंढ सके, क्योंकि वो इस बात को समझ गया था कि टेरेंट प्रोजेक्ट असल में एक बहुत खतरनाक वायरस है जिससे रातों रात पूरे एक देश तक को खत्म करा जा सकता है। इसके साथ ही अब सीन वहाँ पर से वापस से कोरिया की ही एक गाँव में आता है, जहाँ पर सुबह होने से बस थोड़ी देर पहले हम लोग एक गाँव वाले आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में आया हुआ था। वो वहाँ पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है कि तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक 3 हाथ वाला मॉन्स्टर उसके सामने आता है, जो कि उसको जान से मारने वाला था। अब वो मॉन्स्टर उसको पकड़ने ही वाला होता है कि उसी समय सूरज निकल आता है और जैसे ही सूरज की किरणें उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती हैं तो वो बहुत बुरी तरह से एक्सप्लोड कर जाता है और उस मॉन्स्टर का खून उस गाँव वाले आदमी के ऊपर गिर जाता है और उसकी आंख में चला जाता है। इससे वो आदमी भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था जिस वायरस से वो मॉन्स्टर इन्फेक्टेड था। और अब थोड़ी देर बाद हम लोग लिम सेंग नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उसी गांव में आता है जहां पर वो आदमी उस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। उस जगह पर मौजूद सारे लोगों को किसी ने प्री हॉट स्प्रिंग के पासेस देकर छुट्टियों पर भेज दिया था, पर सिर्फ उस इन्फेक्टेड आदमी की वाइफ और वो इन्फेक्टेड आदमी ही अपने घर में रह गए थे, क्योंकि जब से वो आदमी इन्फेक्ट हुआ था तब से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इवन किसी को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने जंगल के अंदर 3 हाथ वाला एक मॉन्स्टर देखा। तब सबसे पहले तो लिम सेंग जाकर उस इन्फेक्टेड आदमी की वाइफ से बात करता है, जो कि उसे अपने पति की हालत के बारे में बताती है। जो सुनने के बाद लिम सेंग अपने पास में रखे फोन की मदद से कुछ फ्रीक्वेंसीज को चलाता है, जिससे अचानक से ही वो इन्फेक्टेड आदमी काफी ज्यादा तड़पने लग गया था। और इससे ये बात साफ हो गई थी कि इस आदमी के अंदर टेरेंट प्रोजेक्ट का ही सैंपल गया था और उसी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई थी। और ये बात समझ में आते ही लिम सेंग जल्दी से एक मास्क को पहन लेता है और बाद में वो अपनी गन निकालकर सबसे पहले तो उस इन्फेक्टेड आदमी की वाइफ को मारता है और बाद में वो उस इन्फेक्टेड आदमी के सर पर काफी बार फायर करके उसे भी जान से मार देता है। और इस बात का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि लिम सेंग असल में कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि एक एजेंट था जिसे टेरेंट के सबूतों को मिटाने के लिए ही चोई ने भेजा होगा। इन्फेक्टेड आदमी को मारने के बाद लिम सेंग ने एक अच्छे बच्चे की तरह अपने हाथ धोए थे और बाद में उसने पूरे घर को आग लगा दी थी। और ऐसा उसने इसीलिए करा था ताकि वहां से वायरस बाहर जाकर बाकी लोगों में ना फैले। अपना काम खत्म करके लिम सेंग जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो वापस से उसके पास चोई के मैनेजर का मैसेज आता है, जिसने इस बार उसको मो योंग और उसके सभी साथियों को जान से मारने का मिशन दिया था। और इसी वजह से लिम सेंग भी उस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग चोई के मैनेजर को देखते हैं, जो कि चोई के सेफ हाउस में जाने के बाद उसे बताता है कि उन लोगों को जे योंग की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। असल में जे योंग काफी ज्यादा घायल हालत में एक डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर को भी इस बारे में पता चल गया था कि ये वही लड़की है जिसके ऊपर काफी बड़ा इनाम है। उस डॉक्टर ने इस बारे में एनआईए वालों को बता दिया था और जल्दी ही उनके एजेंट जे योंग को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचने वाले थे। और अगर जे योंग पकड़ी जाती तो पहले मो योंग और बाद में चोई को भी पकड़ना आसान होता। इसीलिए चोई यहाँ पर अपने कुछ गुंडों को उस हॉस्पिटल की तरफ जाने को बोलता है ताकि वो लोग जे योंग को भी जान से मार सके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में जे योंग के होने के बारे में कुछ और लोगों को भी पता चल गया था, जो कि जे योंग के पिता के बहुत बड़े दुश्मन थे। अभी के लिए वो जे योंग को मारने के लिए उस हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और सबसे पहले वो डॉक्टर को मारने के बाद जे योंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जे योंग को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे मारने के लिए क्यों आए हैं, पर जैसे ही उसे उनकी बातों से ये बात पता चलती है कि इन लोगों ने ही उसके पिता की भी जान ली थी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आती हुई एक एक करके सभी लोगों को जान से मार देती है। फिर उन लोगों को मारने के बाद जब वो यहाँ से जाने के लिए अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो उसकी पीठ पर हम लोग काफी सारी चोट के निशान को और टैटू के निशान को देख पाते हैं। उस दौरान एक फ्लैशबैक सीन से हमें ये भी पता चलता है कि जब उन लोगों ने वॉल्ट को चुरा लिया था तो उसके बाद मो योंग ने जे योंग को काफी ज्यादा पिटवाया था। इवन उसने जे योंग के ऊपर गन फायर करने की भी कोशिश करी थी, पर सही टाइम पर झुक जाने की वजह से जे योंग को वो गोली नहीं लगी और मो योंग को ये लगने लगा कि शायद उसने जे योंग की जान ले ली है। और यही रीजन था कि पूरे टशन के साथ जे योंग की बॉडी को डैम के नीचे फेंक दिया गया था, क्योंकि मो योंग अपनी तरफ से श्योरिटी के भ्रम में था कि उसने जे योंग की जान ले ली है, जबकि जे योंग तो जिंदा बच गई थी और अभी के लिए उसका मिशन यही था कि वो मो योंग को जान से मार दे। तभी अचानक से जे योंग को बाहर से कुछ गाड़ियों के आने की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि कुछ और लोग उसे जान से मारने के लिए आ गए हैं। इसीलिए वो सबसे पहले तो छुप कर वेट करती है और बाद में जैसे तैसे उस जगह से निकल जाती है। फिर जब चोई के मैनेजर को इस बारे में पता चलता है कि जे योंग उनकी पकड़ से छूटकर भाग गई है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो लिम सेंग को ही जे योंग को जान से मारने का काम सौंप देता है। दूसरी तरफ लिम सेंग अभी मो योंग और उसके साथियों को जान से मारने वाले मिशन पर लगा हुआ था। मो योंग को इस बारे में खबर लग जाती है और वो कहीं पर जाकर छुप जाता है। उसके बारे में ही पता लगाने के लिए लिम सेंग मो योंग के बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को एक पार्किंग लॉट में पकड़ लेता है और वो तुरंत ही मो योंग के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। जिसके बाद वो मो योंग के बेस्ट फ्रेंड से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ एक सुनसान इलाके में ले गया था। वहीं डायरेक्टर साहब अभी के लिए चोई से जाकर मिलते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि टायरेंट के आखिरी सैंपल को चोई ने ही अपने साथियों की मदद से छुड़वाया है। लेकिन चोई इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है, जबकि उसने ही ये काम करा था। तब साव उसको जेल में डालने की धमकी देता है, मगर चोई को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने सभी साथियों को मारने का जिम्मा लिम सेंग के ऊपर सौंप दिया है और अगर उसके खिलाफ कोई प्रूफ होगा ही नहीं तो उसको जेल वैसे भी नहीं हो सकती। इवन हमें फ्लैशबैक सीन से ये बात भी पता चलती है कि चोई असल में इतना ज्यादा कमीना इंसान है कि उसने डॉक्टर नो को भी अपने साथ ले जाकर जान से मार दिया था और उनकी गाड़ी को उनकी लाश के साथ एक खाई में धकेल दिया था। खैर प्रेजेंट टाइम में हम लोग लिम सेंग को देखते हैं, चूँकि एक ट्रेन टाइप स्ट्रक्चर में मो योंग के दोस्त को काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। लिम सेंग पूरी तरह से एक साइकोपैथ था और उसको जरा सी भी झिझक नहीं हो रही थी जब वो ड्रिल मशीन को मो योंग के दोस्त के पैर के आर पार कर रहा था। अब लिम सेंग मो योंग के दोस्त को धमकी देता है कि अगर उसने मो योंग के असली पति के बारे में नहीं बताया तो लिम सेंग उसकी फैमिली के साथ भी सेम हरकत करेगा। ये बात सुनने के बाद मो योंग का दोस्त काफी ज्यादा डर जाता है और मो योंग की लोकेशन के बारे में लिम सेंग को बता देता है, जिसके बाद लिम सेंग ने मो योंग के दोस्त को जान से मार दिया था। लिम सेंग भी अब अपनी बंदूक को लेकर सीधा उस बिल्डिंग में पहुंच गया था
जिसका पता मू योंग के दोस्त ने बताया था। सही पते पर पहुंचने के बाद उसे वहां पर मू योंग तो नहीं मिलता और वहां पर मू योंग के काफी सारे दोस्त जरूर थे। लिम सेंग उनसे मू योंग के पते के बारे में पूछने की कोशिश करता है, मगर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। जो बात सुनने के बाद लिम सेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी और उसने सबको जान से मार दिया था। तब नीचे हम लोग जे योंग को देख पाती हैं, जो कि खुद भी मू योंग के बारे में पता करते करते इस बिल्डिंग तक आ गई थी। तब नीचे उसे काफी सारे हाई स्कूल स्टूडेंट दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। और जैसे ही जे योंग ये देखती है तो उसका भाई उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और उन बच्चों के पास सिगरेट मांगने के लिए जाता है। पर वो बच्चे, जो कि जे योंग को एक मामूली लड़की समझ रहे थे, वो उससे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर लिम सेंग पर आता है, जो कि मू योंग के दोस्तों को जान से मारने के बाद उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। इस दौरान जे योंग भी ऊपर आ रही थी और उसके हाथ में सिगरेट भी थी। लिम सेंग और जे योंग दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, मगर अभी लिम सेंग ये बात पहचान नहीं पाता कि अगली बार उसे जे योंग को ही जान से मारना है। पर जैसे ही उसे इस बात का रियलाइज होता है कि उसका अगला टारगेट खुद उसके पास चलकर आ गया है, तो वो जे योंग के उस बिल्डिंग से निकलने का वेट करने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो उसका पीछा करना चालू कर देता है। पर रास्ते में लिम सेंग से बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट टकरा गए थे, जिनको जे योंग ने जी भरकर प्रसाद दिया था। और उसी बात का गुस्सा अभी वो लिम सेंग के ऊपर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद लिम सेंग जे योंग को जानता होगा। पर लिम सेंग को तो इस बात पर भी गुस्सा आ गई थी और उसने उन लोगों को भी जान से मार दिया था। जिसके बाद वो जे योंग को ढूंढना चालू करता है और जल्दी ही उसके पास पहुंच भी जाता है। जे योंग भी समझ गई थी कि लिम सेंग उसको जान से मारने के लिए आया है। यही सोचते हुए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक एक गोली फायर भी कर देते हैं। उन दोनों के एक एक गोली लग चुकी थी और उसके बावजूद भी वो लोग एक दूसरे से लगातार लड़ाई करते रहते हैं। तभी अचानक से लिम सेंग के पास मैसेज आता है कि मू योंग को एनआईए वालों ने पकड़ लिया है। जो जानने के बाद वो भागते हुए मू योंग की लोकेशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एनआईए वालों के सामने मू योंग बिल्कुल भी मुंह खोले। वहीं डायरेक्टर साहब मू योंग को अपने साथ लेकर जा रहे थे और वो उसकी मदद से बाद में चोई को ब्लैकमेल करने वाले थे, ताकि वो चोई की मदद से जल्दी उस टैरेंट सैंपल को ले सके। और रास्ते में हम लोग पॉल के लोगों को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर साहब की गाड़ियों को रोक लेते हैं और बाद में वो डायरेक्टर साहब के सभी लोगों को जान से मारने के बाद मू योंग को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग मू योंग की मदद से चोई की सेफ लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर मू योंग ने अपने काफी सारे गार्ड्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था। तब पॉल के साथियों ने उन लोगों को तुरंत ही जान से मार दिया था और बाद में उन लोगों ने चोई को भी गन पॉइंट पर ले लिया था। तब वो लोग चोई से उस टैरेंट सैंपल का पता पूछते हैं और चोई की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अभी तक उसकी टेक्निकल टीम उस वॉल्ट को खोलने में कामयाब हो ही नहीं पाई थी, जिसके अंदर वो टैरेंट का सैंपल था। जिसका मतलब साफ था कि सभी लोगों को अब तक यही लग रहा था कि वो टैरेंट का सैंपल किसी और के पास नहीं बल्कि चोई के पास है। और किस्मत से अभी के लिए उसकी टेक्निकल टीम उस वॉल्ट को खोल देती है और उसके अंदर टैरेंट का सैंपल तो था ही नहीं, जो देखने के बाद पॉल का तो एकदम दिमाग खराब हो गया था और उसे लग रहा था कि मू योंग और साथ ही चोई उसे बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मू योंग इस बात को तुरंत ही समझ जाता है कि वो टैरेंट का सैंपल अब किसी और के पास नहीं बल्कि जे योंग के पास ही हो सकता था। वहीं जे योंग अभी लिम सेंग का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिम सेंग जाकर मू योंग को जान से मार दे, क्योंकि मू योंग को वो खुद ही जान से मारना चाहती थी। तो उन दोनों की लड़ाई के बीच में जे योंग की जिम में रखी वो शीशी टूट जाती है, जिससे टैरेंट का सैंपल अब उसकी स्किन से होते हुए उसकी बॉडी के अंदर घुस गया था। तब लिम सेंग को अभी तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये क्या चीज है, पर बाद में वो इस बात को समझ जाता है कि ये वही वायरस है जिससे इन्फेक्टेड आदमी को उसने एक गांव में जाकर मारा था। उस दौरान हमें जे योंग की बातों से ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि मू योंग उसको धोखा जरूर देगा और इसीलिए उसने वॉल्ट में से वो टैरेंट का सैंपल चुरा लिया था, ताकि अगर मू योंग उसको धोखा दे तो उसको भी वो चीज ना मिले जो कि वो लेने के लिए जे योंग के पास आया था।
जिसके साथ ही अब सीन वहाँ पर से पॉल पर आता है, जो कि गुस्से में अब एक एक करके मू योंग के सभी साथियों को जान से मार रहा था, ताकि वो मू योंग से जान सके कि वो टायरेंट का सैंपल कहाँ पर है। तो मू योंग डर के मारे बता देता है कि वो टायरेंट का सैंपल जे योंग के पास ही है। उसने जे योंग का नाम लिया ही था कि लिम सैंग और जे योंग दोनों ही उस सेफ हाउस के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद पॉल के सभी गार्ड्स को मारना पीटना चालू कर देते हैं। बेशक से जे योंग के अंदर वो टायरेंट का सैंपल था और उस सैंपल ने उसको सुपर पावर दे दी थी, जिसकी मदद से वो बहुत आसानी से पॉल के सभी ताकतवर गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मार देती है। उतने में चोई की जान बचाने के लिए लिम सैंग ने पॉल को भी जान से मार दिया था, पर चोई को ये बात समझ में नहीं आती कि लिम सैंग और जे योंग एक दूसरे के साथ काम क्यों कर रहे थे। तब हमें फर्स्ट के एक सीन से पता चलता है कि इन्फेक्टेड होने के बाद जे योंग बस चाहती थी कि वो आखिरी बार मू योंग को जान से मार दे और वो अपने हाथों से उसे जान से मारना चाहती थी, और अगर लिम सैंग उसे ऐसा करने देता तो मू योंग को मारने के बाद वो लिम सैंग के सामने सरेंडर कर देती और लिम सैंग उसे जान से मार सकता था। तब जे योंग मू योंग को भी बहुत बुरी तरह से भगा कर जान से मार देती है, और बाद में हम लोग देखते हैं कि चोई देखना चाहता था कि टायरेंट के सैंपल का जे योंग के ऊपर क्या असर हुआ है, और इसीलिए जैसे ही वो लाइट्स को चालू करता है तो जे योंग की स्किन एक मॉन्स्टर की तरह काफी ज्यादा खतरनाक दिखने लगती है। तब लिम सैंग जे योंग के ऊपर गोलियां भी चलाता है, पर जे योंग के ऊपर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो पास में पड़ी बंदूक को उठाती है और बाद में वो सभी लाइट्स को फोड़ देती है। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि जे योंग को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और उसके एक ही शरीर के अंदर उसकी आत्मा और उसके ट्विन ब्रदर की आत्मा भी रहा करती थी, और इस टायरेंट के प्रोजेक्ट की वजह से अब उसको ट्रिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था और अब उसके अंदर एक मॉन्स्टर की भी आत्मा आ गई थी। वो तीनों ही आपस में बातें करने लगते हैं, जो कि चोई को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और बेशक से बात चाहे जो भी हो, पहले के टाइम पर चोई चाहता था कि वो जे योंग को जान से मार दे, पर क्योंकि जे योंग की वजह से ही उसकी जान बच पाई थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जे योंग को थोड़ा सा बचा कर रखेगा। और क्योंकि जल्दी ही सुबह भी होने वाली थी, इसीलिए वो जे योंग को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और इसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे अमेरिकन एजेंट इस जगह पर आ जाते हैं, जो कि चोई को पकड़ना चाहते थे। उन्हें चोई जिंदा हालत में मिल गया था और साथ ही वहाँ पर लिम सैंग भी मौजूद था। लिम सैंग की घायल हालत को देखकर अमेरिकन एजेंट उसके ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं, और लिम सैंग भी उनके ऊपर फायर करते हुए बिल्डिंग के नीचे मौजूद नदी में जाकर कूद जाता है। नीचे गिरने के बाद लिम सैंग के बचने के तो 1% चांस भी नहीं थे। ऊपर हम लोग चोई को देखते हैं, जो कि अपने पास मौजूद गन निकालकर खुद को ही शूट करके जान से मार लेता है, ताकि किसी को भी पता न चले कि आखिरकार टायरेंट प्रोजेक्ट था क्या, जिससे अमेरिकन एजेंट भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं कि जे योंग अभी भी जिंदा थी, और क्योंकि लिम सैंग ने जे योंग की मदद करी थी ताकि जे योंग अपनी आखिरी विश को पूरी कर सके, इसीलिए वो लिम सैंग के पानी में कूदते ही उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। और लास्ट में वो अपने फादर के बारे में एक बात बताते हुए कहती है कि बेशक से उसके फादर कैसे भी हो, पर उन्होंने हमेशा उन्हें एक चीज सिखाई थी कि कभी भी जिंदगी का भरोसा नहीं होता, कि जिंदगी तुम्हें कौन से मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी, इसीलिए तुम्हें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके साथ ही ये कमाल की सीरीज यहीं पर खत्म होती है, और उम्मीद है कि इसका सीजन 2 भी जल्दी ही आएगा। और अगर इसका सीजन 2 आता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करके जल्दी से जल्दी चैनल पर ले आऊंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।